गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अचीवर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का वेलकम है। माय नेम इज़ आयुष पंड्या और ये लेक्चर है फिजिक्स क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले सिलेबस से अवेयर हो जाते हैं। इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सेकेंड वन इज़ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड वन इज़ मैग्नेटिक effect of electric current, fourth one is electricity and fifth one is sources of energy। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग की जो दोनों यूनिट हैं ये आपस में कोरिलेट कर रही हैं। लाइट एंड आई, ये दोनों यूनिट स्टार्टिंग की जो है ये आपस में कोरिलेट करती हैं। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ यूनिट आपस में कोरिलेट करेंगी। फिफ्थ वन यूनिट जो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये अपने आप में सेपरेट पार्ट है, इसका आपस में किसी भी यूनिट से कोई कोरिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, दैट इज कॉल्ड लाइट, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ब्रॉडली इस पूरी यूनिट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका लाइट, सेकंड पार्ट हो जाएगा रिफ्लेक्शन एंड थर्ड पार्ट इज रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लाइट के बारे में। एक्चुअली लाइट होती क्या है, कॉमन जनरल लेमन की लैंग्वेज में भी हम बात करेंगे तो लाइट जो है वो एक ऐसी कोई मैटर है या ऐसा कोई रेडिएशन है जिसे हमारी आंखें सेंस कर सकती हैं। बट इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स ये डेफिनेशन क्या होगी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रम के फॉर्म में। एक्चुअली फिजिक्स ये बोलता है कि लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है और ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। अब ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे, टॉप पे रेडियो वेव्स हैं, सेकंड वन इज माइक्रोवेव, थर्ड वन इज इंफ्रारेड, फोर्थ वन इज विजिबल एंड अप टू ये गामा रेज तक एक्सटेंड करती हैं। तो ये जो सारी रेज हैं ये क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं और इसी को मिला करके बनता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि काफ़ी ब्रॉड होता है, जिसमें रेडियो वेव से लेकर के गामा रेज तक होती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और साइज ऑफ वेवलेंथ की। ठीक है, जितनी भी रेडिएशंस होती हैं उन सब में 2 टर्म्स सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट वन इज वेवलेंथ एंड सेकंड वन इज फ्रिक्वेंसी, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं, जैसा कि आप सबने क्लास 9 में पढ़ चुका है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेवलेंथ की। जैसे जैसे हम इस स्पेक्ट्रम में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे हमारी वेवलेंथ डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसी प्रकार गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। सेकंड रो में दिख रहा है हमें फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो फ्रीक्वेंसी है वो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि दोनों आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेवलेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ से क्लियर होता है कि दोनों अपोजिट होते हैं। अब हमें बात करना है यहाँ पे विजिबल लाइट के बारे में। जो फोर्थ दिख रहा है हमें, सॉरी, जो फोर्थ कॉलम दिख रहा है हमें, ये वाला, ये होता है एक्चुअल में विजिबल लाइट। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम को यदि हम ब्रॉड वे में देखें, ये इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, इस स्पेक्ट्रम के अंदर हमारा सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट में है रेड लाइट और सबसे एक्सट्रीम राइट पे है हमारा वायलेट लाइट। इसकी रेंज भी नीचे शो की हुई है, ये होती है 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक, और ये जो रेंज है ये वेवलेंथ की रेंज है। नैनोमीटर क्या होता है, नैनो होता है 10⁻⁻⁹, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे रेड कलर के लिए हमारी वेवलेंथ कितनी हो जाती है, 700 नैनोमीटर, जबकि वायलेट कलर के लिए हमारी वेवलेंथ कितनी हो गई, 400 नैनोमीटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज कितनी होती है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर हमने एक, यहाँ पे आप देखिए एक्सरे है, माइक्रोवेव है, इन सब से हम फैमिलियर है। माइक्रोवेव हम सब यूज़ करते हैं, एक्सरे से हम सब फैमिलियर है ही हैं। क्या इन रेस को हम देख पाते हैं, नहीं, ये रेस इनविजिबल रेज होती हैं, बट होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही हैं। तो सिर्फ वो रेस या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिन्हें हमारी आंखें सेंस कर सकती हैं, जिन्हें हमारी आँखें ऑब्जर्व कर सकती है, सिर्फ उसी को हम लाइट बोलते हैं या फिजिक्स में विजिबल लाइट कहते हैं। क्लियर है।
इसके लेफ्ट मोस्ट पार्ट में होता है इंफ्रारेड लाइट, वो भी हमारे लिए इनविजिबल होता है। इसके सबसे राइट पार्ट में आपको दिख रहा होगा अल्ट्रावायलेट लाइट, ये आप देखिए, ये भी हमारे लिए इनविजिबल होता है। सिमिलरली ये लेफ्ट हैंड साइड में इंफ्रारेड लाइट है, ये भी इनविजिबल है। क्लियर है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ये क्या होती हैं, ये एनर्जी का फॉर्म होती है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और निकल के आती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट सेंसेस आवर आइज। ये नॉर्मल डेफिनेशन हो गया, बट इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये देखिए, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इट इटसेल्फ क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिसे हमारी आंखें सेंस कर सकती हैं। और यही है इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की भी, जो कंसिस्ट करता है रेडियो वेव से लेकर के गामा रेज तक। क्लियर है, यहाँ तक समझते हैं, एकदम क्लियर हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, एक टर्म और यहाँ पर रहती है स्पीड ऑफ लाइट। अभी तक जितनी भी डिस्कवरीज हो चुकी है, जितना भी इन्वेंशन हुआ है, सबसे फास्ट है स्पीड ऑफ लाइट। इससे तेज अभी तक कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारे लिए याद रखने वाली टर्म है, ये याद होना चाहिए। ये हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब भी हमें नीड पड़ेगी। तो एक बार और रिमेंबर कर लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और स्पीड ऑफ लाइट को कभी कभी रिप्रेजेंट किया जाता है c से। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ लाइट के बारे में आता है। हमारा जो लाइट का नेचर है उसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज बहुत सारे साइंटिस्टों ने दी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूटन, प्लैंक, मैक्सवेल, जे थॉमसन, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना एक रोल प्ले किया है इन द डिस्कवरी ऑफ लाइट या इन द नेचर ऑफ लाइट। लाइट का जो नेचर होता है वो ब्रॉडली 2 थ्योरीज हैं वो एक्सेप्ट की गई हैं। फर्स्ट थ्योरी इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड सेकंड वन इज पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी हमारी ह्यूजेंस ने दी थी और पार्टिकल थ्योरी हमारी आइजैक न्यूटन ने दी थी। तो इन दोनों थ्योरी को हम थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं कि होती क्या है। देखिए, वेव थ्योरी ये बोलती है कि हमारी जो लाइट है उसका जो प्रोपोगेशन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होता है। अब ऐसा क्यों जरूरत पड़ी कि इसके बारे में 2 थ्योरी दी, इसमें बहुत सारे फिनोमिना होते हैं जो लाइट से रिलेटेड होते हैं। कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो वेव से प्रूव किए गए और कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो पार्टिकल थ्योरी से प्रूव किए गए। तो दोनों थ्योरी आज की तारीख में कंसिडरेबल है। तो सबसे पहले वेव थ्योरी के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो इंसिडेंस रे हैं वो कैसी रे हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव आ रही हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी इन द फॉर्म ऑफ वेव रिफ्लेक्ट हो रही हैं। क्लियर है। तो वेव का जो प्रोपोगेशन, लाइट का जो प्रोपोगेशन है इन द फॉर्म ऑफ वेव हो रहा है। ठीक है। अब इससे जो फिनोमिना हमने निकाले वो कौन कौन से थे, हमारा डिफ्रैक्शन था, इंटरफेरेंस था, पोलराइजेशन था, और ऐसे बहुत सारे फिनोमिना थे जो किससे प्रूव किए गए, वेव थ्योरी ऑफ लाइट से प्रूव किए गए। जबकि नेक्स्ट थ्योरी हमारी कौन सी थी, पार्टिकल थ्योरी, और ये किसने दी थी, ये दी थी हमारे सर आइजैक न्यूटन ने दी थी। इसमें कहा गया था कि जो लाइट का प्रोपोगेशन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स होता है। अब दोनों थ्योरी एक्सेप्टेबल है, हमने पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं फोटोन के फॉर्म में। ये रिमेंबर करने वाली चीज़ है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फोटोन होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फोटोन। तो इसकी डेफिनेशन निकल सकती है कि द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डिफाइंस लाइट इज द फोटोन। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने पिछली बार देखा था वेव इंसिडेंट रे के फॉर्म में थी, अब यहाँ पे पार्टिकल इंसिडेंट रे के फॉर्म में है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में भी वो पार्टिकल के फॉर्म में ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इंसिडेंट भी कैसे हो रहे हैं, पार्टिकल के फॉर्म में। क्लियर। अब इससे जो फिनोमिना निकल के आए वो कौन कौन से थे, वो था आपका रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, शेडो का बनना, ऐसे बहुत सारे कुछ प्रिंसिपल्स थे जो फिनोमिना थे जो किससे निकल के आए, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट से। तो अब यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे कंक्लूड ये कर सकते हैं कि हमारी जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर की होती है। वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी दोनों एक्सेप्ट हैं, मतलब वेव नेचर भी है हमारी लाइट का और पार्टिकल नेचर भी है। तो यहाँ से हमें एक थ्योरी निकल के आई, उसको हमने नाम दिया मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और यही आज की तारीख में एग्जिस्ट करती है और सारे जो फिनोमिना हैं वो इसी को फॉलो करते हैं। तो ये एक टर्म भी याद करने जैसी है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्लियर। यही आज की तारीख में प्रचलन में है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है
हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। देखिए, हम जानते हैं ऑब्जेक्ट से या तो लाइट एमिट होगी या लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। डार्क रूम में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब उस पर लाइट आ रहा हो। इसका एक नॉर्मल सा डेफिनेशन है, इट इज ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स अवर आई दैट सेंसेस अवर आई वी आर एबल टू सी द लाइट। अब या तो दो केस होंगे यहाँ पे, वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी या लाइट एमिट होगी। क्लियर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले केस में सन है और दूसरे केस में कैंडल है। ये दोनों को देख पाना हमारे लिए आसान है क्योंकि दोनों लाइट के सोर्सेस हैं और दोनों लाइट को एमिट कर रहे हैं। बट क्या हम इन द एब्सेंस ऑफ लाइट फ्लावर या बुक को रीड कर सकते हैं? नहीं, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम बात करते हैं कि हम वाकई में फ्लावर और बुक को कैसे पढ़ पाते हैं या देख पाते हैं। तो चलो होता क्या है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सन से आने वाली लाइट रेज फ्लावर पर आती हैं और फ्लावर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक रीच करती हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एमिशन ऑफ लाइट कहाँ से हो रहा है? सन से हो रहा है, जबकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ से हो रहा है? फ्लावर से हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक कंक्लूजन निकल के आएगा कि जब भी लाइट या किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं तो या तो वो सोर्स हो या वो रिफ्लेक्ट करती हो। ठीक है। सेकंड केस में कैंडल को हम इजीली देख सकते हैं, बट क्या हम बुक को देख सकते हैं? नहीं, बुक को इन द एब्सेंस ऑफ लाइट हम नहीं देख सकते हैं। तो होता क्या है, कैंडल या ट्यूबलाइट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है बुक के माध्यम से और वो हमारी आंखों तक रीच करती हैं, तभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने या पढ़ने के लिए कैपेबल होते हैं। अब यहाँ एक टर्म आ रही है ऑब्जेक्ट। एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता क्या है इन द टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? जो भी लाइट से रिलेटेड करता है इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। मतलब ऑप्टिक्स एक अपने आप में ब्रांच है जिसके अंदर लाइट से रिलेटेड सारे फिनोमिना, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज आती हैं। तो ऑप्टिक्स टर्म में ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? ऐसा कोई भी मैटर जिससे लाइट या तो रिफ्लेक्ट होके या एमिट होके हमारी आंखों तक रीच कर रही है, हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? Anything which gives out light rays either its own or reflected by it is called an object। अब यहाँ दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को खुद से एमिट करते हैं, दे आर कॉल्ड सोर्सेस ऑफ लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल सन हो गया, सन का खुद का अपना लाइट होता है और लाइट को एमिट करता है। ट्यूबलाइट हो गया, कैंडल्स हो गई, ये सब ऐसे एग्जांपल्स हैं जो लाइट को खुद से एमिट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैंडल एंड सन। अब नेक्स्ट होता है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस कैसे होते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस वो होते हैं जिनका अपना खुद का लाइट नहीं होता, ये लाइट को सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे इस रूम में आप देख पा रहे होंगे, हमें सोफा दिख रहा है, पीछे वॉल दिख रहा है, फ्लावर पॉट दिख रहा है। अब इनका खुद का तो लाइट है नहीं, तो हम इन्हें देख कैसे पाते हैं? एक्चुअली में होता क्या है, लाइट रेस किसी भी सोर्स से आने के बाद इन ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है और वो हमारी आइज तक रीच करती है, तभी हम इन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए, यहाँ पे लाइट ऑन है, लाइट रेज आएंगी इस वॉल पे और इस वॉल से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक रीच करेंगे, तभी हम कैपेबल हो सकते हैं उसको देखने के लिए। क्लियर है? ये आपका एक इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे खत्म होता है। तो दो या तीन टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्पीड ऑफ लाइट हमें रिमेंबर रखना है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरा है रेंज कितनी होती है हमारी वेवलेंथ की, वो होती है 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। और ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा याद करने की नीड है। अब हमारा मेन टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दरअसल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? फिजिक्स के टर्म में रिफ्लेक्शन उसे कहा जाता है कि किसी भी एक सरफेस पे, आइदर वो स्मूथ हो या रफ हो, वहाँ पे आने वाली लाइट या इंसिडेंट होने वाली लाइट बाउंस बैक कर जाए सेम मीडियम में। फॉर एग्जांपल आप इस फिगर से देखिए, जैसे यहाँ पे लाइट रे जो है AO, वो क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रही है किस पे? एक प्लेन मिरर पे। हम यहाँ पे x और y को हमने क्या माना? एक प्लेन मिरर माना, ये हमारी एक सरफेस हो गई। अब यहाँ पे आने वाली लाइट कौन सी है? AO। देखिए पूरे ऑप्टिक्स में इस पूरी यूनिट में एरो सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। एरो इंडिकेट करते हैं लाइट आ रही है या लाइट जा रही है, और विदाउट एरो देयर इज नो मीनिंग ऑफ एनी लाइट रेज। क्लियर है। तो यहाँ इंडिकेशन थ्रू आउट पूरी यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर। तो एओ जो है वो आपकी इंसिडेंट लाइट है, ये लाइट आ रही है और सेम मीडियम है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे आप देखिएगा ये जो पूरा रीजन है एक्स वाई के अपवर्ड साइड का वो मीडियम 1 कहलाएगा, और एक्स वाई के अपोजिट साइड वाला ये वाला जो मीडियम है ये मीडियम 2 कहलाएगा। तो यदि सेम मीडियम में आने वाली लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाए हीट करने के बाद में, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, ऐसा समझ में है। अब रे ऑफ लाइट क्या होता है? ऐसा कोई भी स्ट्रेट लाइन जो लाइट को शो करे या लाइट जिसमें ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। और बहुत सारी रे मिलकर के क्या बनाती हैं? बीम बनाती हैं। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए दोनों में अंतर है। रे क्या होती है? एक सिंगल लाइन होती है जिससे हम लाइट को इंडिकेट करते हैं, बट बीम क्या होता है? बीम ए बंडल ऑफ लाइट रेज। ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, दोनों में आगे चल के हम देखेंगे तब कंफ्यूज ना होइएगा। रे मतलब सिंगल लाइट हो गया या सिंगल लाइन हो गया, और बीम की हम बात करेंगे तो क्या होगा? एक बंडल ऑफ लाइट रेज। क्लियर है। अब नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जिन्हें रिफ्लेक्शन में समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसिडेंट रे की। इंसिडेंट रे का मतलब होता है जो रेज किसी भी सरफेस पे आके हिट करती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब इस फिगर में हम देख सकते हैं यहाँ पे ए से ओ तक की जो लाइन है, ये जो लाइट रे है वो कैसी है? वो इंसिडेंट रे है, क्योंकि ये आकर के सरफेस पे हिट कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं एओ क्या हो गया? इंसिडेंट लाइट। सेकंड होती है रिफ्लेक्टेड। अब यहाँ इस पॉइंट ओ पे हिट करने के बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ ओ बी, तो ओ बी हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो दो टर्म है, एक आने वाली रे जिसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, और हिट करने के बाद बाउंस बैक करने वाली रे और आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इस रे को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है नॉर्मल। इस टर्म में नॉर्मल उसे कहा जाता है जिस पॉइंट पे, जैसे अब यहाँ पे इस पॉइंट को आप देख रहे होंगे, जब सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है एट द पॉइंट ऑफ हिटिंग, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक डेफिनेशन, एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस पासिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हुआ? जहाँ पे इंसिडेंट रे आकर के हीट किया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओ। हमारे फिगर में वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट है ओ। क्लियर है। तो आपका ओ एन, ओ टू एन क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। क्लियर है। ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल, थर्ड वन इज रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दो टर्म और है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? जो एंगल इंसिडेंट लाइट मतलब ए ओ और नॉर्मल ओ एन के बीच में ड्रॉ किया जाए उसे हम क्या कहेंगे? ये वाला एंगल, ये वाला, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। किस किस के बीच में ड्रॉ किया जाता है? ये इंसिडेंट रे, ये वाली रे, और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में ड्रॉ किया जाता है, और इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एंगल ए ओ एन, इसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जबकि नेक्स्ट टर्म होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वो एंगल होता है जो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे एंगल एन ओ और बी ये शो कर रहा है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा टर्म्स था। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। ठीक है। पहला लॉ बोलता है कि आपका जो इंसिडेंट लाइट है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये तीनों कैसे होना चाहिए? एक प्लेन पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि ये पाम हमारा एक सरफेस है और इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और नॉर्मल भी हमने एक इमेजनरी यहाँ ड्रॉ किया, तो ये तीनों कैसे होना चाहिए? एक प्लेन में होना चाहिए। क्लियर। तो पहला लॉ कहता है
incident, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ बोलता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब रिफ्लेक्ट करने के बाद में जो एंगल बनता है वो हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के। आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या हैं? इक्वल है। क्लियर है? मतलब एंगल AON इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल BON या एंगल NOB। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इंसिडेंट रे को I से और रिफ्लेक्टेड रे को R से। क्लियर है? अच्छा, एक बात और है, हमने यहाँ पे भी एक बात की थी प्लेन और स्मूथ सरफेस की। कैसी भी सरफेस हो, प्लेन हो, स्मूथ हो, रफ हो, सारी जगह ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। क्लियर है? एज वेल एज ये प्लेन मिरर में भी एप्लीकेबल होता है और स्फेरिकल मिरर में भी एप्लीकेबल होता है। इन दोनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक टर्म होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ऐसी सरफेस मतलब स्मूथ सरफेस से होने वाले रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, जो पहला वाला फिगर है ये रिप्रेजेंट करता है रेगुलर रिफ्लेक्शन को। क्लियर है? अब यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बीम समझना आएगा। यहाँ पे इंसिडेंट रे है कितनी है? बहुत सारे नंबर्स में है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? बीम ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन में भी हालांकि रिप्रेजेंट किया हुआ है पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जो इंसिडेंट होने वाली रेज हैं वो कैसी हैं? पैरेलल है, तो हम इसको बोल सकते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे इंसिडेंट लाइट हमारी है पैरेलल और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये कैसी है? पैरेलल। तो ऐसी सरफेस जहाँ से इंसिडेंस होने वाली लाइन पैरेलल रहे और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल बनी रहे, उसे हम कहते हैं प्लेन सरफेस। और ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ऐसा ही नेक्स्ट होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसी सरफेस से होता है जहाँ पे आने वाली रेस कैसी हो? पैरेलल ही हो, बट रिफ्लेक्ट होने के बाद में कैसी हो? इर्रेगुलर हो या नॉन पैरेलल हो। तो इस रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे दोनों केसेस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये जो इंसिडेंस रे है, अब इनको हम बीम की तरह कंसिडर नहीं करते, हम इनको रे की तरह कंसिडर करते हैं। मतलब ये आपकी पहली रे हो गई, ये दूसरी रे हो गई, थर्ड रे हो गई। अब फर्स्ट रे जब रिफ्लेक्ट होने के बाद इस सरफेस पे हीट हुआ, तो चूंकि ये सरफेस कैसी है? रफ है, मतलब कुछ पार्ट इसका ऐसा है, कुछ पार्ट ऐसा है, कुछ इस टाइप से है। तो इंसिडेंस होने वाली रे यहाँ पे होगी तो नॉर्मल भी इमेजनरी यहीं ड्रॉ होगी और रिफ्लेक्ट होने वाली रे इस डायरेक्शन निकल जाएंगी। जबकि इस वाले पंप पे क्या होगा? इस वाली सरफेस पे क्या होगा? इंसिडेंस होने वाली रे ऐसे आएंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन निकल जाएंगी। मतलब इंसिडेंस का डायरेक्शन तो सेम है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज हो गया। क्लियर है? ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। जिसका एक वर्ड होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पे आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन याद रखना है और नीचे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन याद करना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं। क्लियर है? इंट्रोडक्टरी लेक्चर के लिए ये काफ़ी है। कुछ कुछ टर्म्स हैं वो हमें याद रखना ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो याद रहेंगी, ये काम आएंगी। ओके, थैंक यू।